ओके गाइस, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इकाई 5 कक्षा 10वीं सोलिनेसी क्रॉप कल्टीवेटर जॉब रोल, है ना, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ देख रहे थे। कक्षा 10वीं इकाई 4 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इकाई 5 हमें देखनी थी, तो आज देखेंगे हम इकाई 5 को। गाइस, सबसे पहले आप नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है? सब्जी फसलों की विपणन प्रणाली क्या है? ठीक है, सब्जी फसलों की विपणन प्रणाली क्या है? तो इसका उत्तर देखते हैं। अधिकांश किसानों और व्यापारियों द्वारा फसलों की खरीद बिक्री स्थानीय मंडियों में की जाती है, जहां दलालों के माध्यम से मांग और आपूर्ति के आधार पर फसल की कीमत अदायगी होती है। ठीक है, विपणन प्रणाली क्या है? जहाँ किसानों की व्यापारियों की खरीदी और बिक्री कहाँ होती है? मंडियों में होती है, जहाँ दलालों के माध्यम से मांग और आपूर्ति की जाती है। ठीक, उसे क्या कहेंगे हम? विपणन प्रणाली। ओके, ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन आएगा तो आपको घबराना नहीं है। विपणन प्रणाली क्या है? अपने उत्पाद को, किसान के उत्पाद को मंडियों में जो बेचते हैं दलालों के माध्यम से, ठीक है, उसे हम विपणन कहते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विपणन में शामिल विभिन्न विपणन एजेंसियों के नाम लिखिए। तो विपणन एजेंसियां जो खरीदी करती हैं, है ना, उनमें बहुत सारी एजेंसियां हैं जिनके नाम है। पहला कौन सा है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाफेड, है ना। दूसरा है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। तीसरा है कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपीडा। आप देख सकते हैं, नाफेड, नाबार्ड और एपीडा तीनों के लोगो हैं, है ना। इनको आप देखेंगे, ये एजेंसियां हमारे किसानों के उत्पाद को खरीदती हैं, है ना। तो इनको जानना है। धान गेहूँ जो ये एफसीआई खरीदता है, चना मसूर सरसों नाफेड खरीदता है, तो ये आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, दोहरी प्रवेश प्रणाली क्या है? दोहरी प्रवेश प्रणाली यह वही खातों में प्रत्येक लेन देन को उसके 2 गुना पहलुओं में दर्ज करने की एक विधि है। अर्थात वही एक ही सेट में प्रत्येक लेन देन के लिए 2 प्रविष्टियां बनाई जाती हैं, एक डेबिट, दूसरी क्रेडिट प्रविष्टि। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टि 2 प्रविष्टियां बनाई जाती हैं लेन देन के लिए, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? दोहरी प्रवेश प्रणाली। ठीक है, तो ये लेन देन का दोहरा तरीका है, लेना और देना। ठीक, तो ये दोनों पहलू इसमें मायने रखते हैं, है ना, डेबिट करना और क्रेडिट करना। ये दोहरी प्रवेश प्रबंधन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, तय लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर लिखिए। तय लागत, पहला है तय लागत। तय लागत क्या है? वह उत्पाद प्रक्रिया जिसमें आउटपुट की मात्रा में परिवर्तन के रूप में परिणाम नहीं बदलता है, उत्पादन नहीं होने पर भी खर्च होता है, इसे क्या बोलेंगे? तय लागत। जैसे स्थायी मजदूरी, बिजली शुल्क, ये तय लागत है। आप इनसे वर्क लो ना लो, लेकिन अगर लगा दिया तो इन्हें आपको पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे बिजली शुल्क, वो तो आएगा, पक्की बात है ना। तो ये तय लागत है, फिक्स है, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं इसे, ये तो आनी है ना। परिवर्तनीय लागत, यह लागत उत्पादन के स्तर के साथ बदलती है। दूसरा, अधिक उत्पादन अधिक चल लागत होगी। ठीक है, जैसे उर्वरक और कीटनाशक, ये परिवर्तनशील लागत है, यानी कि आप खेत ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा लगेगी, कम रखेंगे तो कम लगेगी, इसमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन स्थायी कॉस्ट है जैसे बिजली, तो वो तो हाँ नहीं है भाई, उसमें परिवर्तन बहुत कम है। ठीक, अगर आप नहीं भी यूज़ करते हैं तो भी वो आना है। ठीक ना, मजदूरी भी आपने रख लिया तो उसको देना पड़ेगा, काम करवाएं तो ना करवाएं। ठीक है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स लागत है ना। अगला क्वेश्चन है पांचवा, कृषि रिकॉर्ड कितने प्रकार का होता है? लिखिए। कृषि रिकॉर्ड प्रणाली 3 भागों में होती है। कौन सी? भौतिक कृषि रिकॉर्ड और वित्तीय कृषि रिकॉर्ड, दो। ठीक है, भौतिक कृषि रिकॉर्ड और वित्तीय कृषि रिकॉर्ड। ठीक है, 2 रिकॉर्ड मैन है जो कृषि रिकॉर्ड के प्रकार हैं। क्वेश्चन छठवां है, उपयुक्त उदाहरण के साथ मांग को परिभाषित कीजिए। मांग, ठीक है, मांग को परिभाषित करना है, तो इसका उत्तर है, मांग
जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और बाकी सभी चीज़ समान रहती हैं, वस्तु की मांग गिर जाती है। ठीक है, कीमत बढ़ने पर और सब चीज़ें समान रहती हैं तो क्या होती है, मांग गिर जाती है ना। यदि खरीदार, उदाहरण क्या है, यदि खरीदार अधिक है तो वह एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाते हैं और इस तरह कीमत बढ़ती है, क्योंकि अच्छी चीज़ की मांग अधिक होती है और आपूर्ति कम होती है। ठीक है ना। तो कीमत बढ़ने पर बाकी चीज़ें स्थिर रहें तो मांग क्या होती है, गिर जाती है। ठीक भाई। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इंटरक्रॉपिंग के लाभ लिखिए। इंटरक्रॉपिंग, चूंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको इमेज भी बताई थी इंटरक्रॉपिंग क्या है, उसके लाभ क्या है। इंटरक्रॉपिंग क्या है, किसी एक क्षेत्र में, है ना, एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलों को लगा देना इंटरक्रॉपिंग है। ठीक है, अलग अलग लगाना, ठीक है ना, मिक्स ना लगाना, उसे क्या कहेंगे, इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। तो इसके लाभ हैं, प्रति यूनिट भूमि क्षेत्र से उच्च मात्रा में फसल की प्राप्ति, पहला लाभ, एक एरिया में अधिक फसल मिलेगी। दूसरा है, इंटरक्रॉपिंग एकमात्र फसल की उपज से बहुत अधिक है। ठीक। तीसरा है, विकास संसाधनों का बेहतर उपयोग। चौथा है, कीट रोगों और खरपतवारों का बेहतर नियंत्रण। पांचवा है, बाजार के जोखिमों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा। ये सब चीज़ें क्या है, इंटरक्रॉपिंग के लाभ है। बाजार के जोखिम से सुरक्षा, रोगों से लड़ने, खरपतवारों को कंट्रोल करने की कंट्रोल हो जाते हैं इससे, विकास संसाधनों का उपयोग हो जाता है, सारे संसाधनों का उपयोग हो जाता है। ठीक है, उपज भी बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इंटरक्रॉपिंग के लाभ है ना। ये लाभ आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी प्रवेश प्रणाली के लाभ और महत्व क्या है। दोहरी प्रवेश प्रणाली के लाभ और महत्व। दोहरी प्रणाली क्या है, देना और लेना है ना, डेबिट और क्रेडिट है ना। तो इसके लाभ क्या है, प्रणाली पूर्ण व्यक्तिगत रिकॉर्ड प्रदान करती है। यह प्रणाली क्या करती है, पूर्ण व्यक्तिगत रिकॉर्ड प्रदान करती है। दूसरा, यह अंकगणितीय सटीकता की जांच के लिए तरीके और साधन प्रस्तुत करती है। तीसरा, यह प्रणाली व्यापार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, व्यापार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। चौथा, प्रणाली गलतियों को रोकने के लिए स्वचालित चेक प्रदान करती है। बहुत बढ़िया, चेक भी देती है ये स्वचालित, है ना। पांचवा, यह खातों के विवरण के लिए एक आसान और तैयार संदर्भ देती है। ठीक है, दोहरी प्रवेश प्रणाली काफ़ी लाभ हैं। ठीक है गाइस, इनको पढ़ लेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न, सब्जी विपणन प्रणाली के दोष लिखिए। सब्जी विपणन प्रणाली, सब्जी हम बेचते हैं, उसके दोष क्या हैं। सब्जी विपणन प्रणाली के निम्न दोष हैं। नंबर पहला कौन सा है, विपणन चैनल में बिचौलियों की रोकथाम, जो कि उत्पादों के लाभ को कम करते हैं। ठीक है, उत्पादन के लाभ को कम करते हैं। ठीक है, बिचौलियों की रोकथाम बहुत ज़रूरी है। ठीक, बिचौलिए बहुत ज़्यादा पैसा खा लेते हैं। दूसरा है, ग्रेडिंग गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली का अभाव। ग्रेडिंग और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली का अभाव बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये बहुत कम है ग्रेडिंग और गुणवत्ता नियंत्रण पर। तीसरा है, घरेलू बाजार में उपभोक्ता पैकेजिंग की अवधारणा व्यवहारिक रूप से अज्ञात है। ठीक। चौथा है, बेचने की पुराने तरीके जैसे गुप्त बिक्री, निजी बातचीत आदि बहुत प्रचलन में है। ठीक है, ये भी विपणन प्रणाली का दोष है। आदमी गुप्त तरीके से दे देता है, बातचीत नहीं करता है, ऐसे ही तुलवा देता है। ठीक है ना, तो ये विपणन प्रणाली का दोष है। पांचवा है, सब्जी विपणन में सरकार और अन्य सहकारी विपणन एजेंसियों की भागीदारी। ठीक है, इनका भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत कम है सब्जी में खासतौर से, तो ये दोष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषि संबंधी इमारतों या निर्माण संरचनाओं का वर्णन करें। कृषि इमारतें, तो कृषि कार्यालय कृषि प्रबंधन किसान के अंतर्गत आता है। कार्यालय मुख्य सड़क से जुड़ा होना चाहिए, जहां पानी और बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, कृषि कार्यालय में ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। कार और वाहन आकार, यह संरचनाओं पास के कृषि कार्यालय भवन में होनी चाहिए, जहां पर्याप्त स्थान ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए होना चाहिए। ठीक है, भवन और कार और वाहन आकार, ये होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर्याप्त स्थान होने की ज़रूरत है। तीसरा है, भंडार गृह भी होना जरूरी है। उर्वरक और संबंधित वस्तु को एक उपयुक्त एवं सुरक्षित स्थान पर रखना भंडार गृह के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, भंडार गृह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पैक हाउस, किसी भी उत्पाद की पैकिंग, सब्जियों के लिए एक पैक हाउस होना चाहिए। ठीक है, पैक हाउस बहुत ज़रूरी है, भंडार गृह जरूरी है।
थ्रेशिंग फ्लोर, किसी भी उत्पाद की कटाई के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए की आवश्यकता होती है जहाँ उसकी थ्रेशिंग की जाती है। ठीक है, थ्रेशिंग फ्लोर भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कहाँ? कृषि संबंधी इमारतों निर्माण संरचनाओं का वर्णन, मतलब यहाँ कृषि इमारत होगी वहाँ इन सब चीज़ों का होना जरूरी। प्रसंस्करण इकाई, प्रसंस्करण इकाई बीज की सफाई ग्रेडिंग के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना भी है। तो यह भी कृषि अ, इमारत या कृषि विभाग में होना बहुत ज़रूरी है। खेत की उपज का भंडारण, उपज की ग्रेडिंग पैकिंग के बाद भंडारण संरचनाएं बेचने तक आवश्यक है। ठीक है, तो ये भंडारण बहुत ज़रूरी है, भंडारण वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कृषि इमारतों या कृषि निर्माण संरचनाओं में इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो कैसे उत्पाद को बचाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त में नोट लिखें। पहला कौन सा है? रिले फसल। रिले फसल क्या है? रिले क्रॉपिंग प्रणाली में दो फसलों की बढ़ती अवधि कम समय के लिए ओवरलैप की जाती है। इस प्रणाली में एक ही वर्ष में पूर्ववर्ती फसल की कटाई से पहले भूमि के एक टुकड़े पर फसल बोई जाती है। ठीक है, क्या है रिले क्रॉपिंग? जो अपन ने फसल बोई है वो खड़ी रहती है, उसके कटने से पहले दूसरी फसल को बो देना, उसे क्या बोलेंगे? रिले क्रॉपिंग। ठीक है, उससे क्या होता है लाभ? आपका समय बचता है और दूसरी चीज़ नई फसल तुरंत उग जाती है ना। तो रिले क्रॉपिंग आप समझ गए होंगे। अगला है अंतर फसल या इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग की बात अपन कर चुके हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं फिर भी। इंटरक्रॉपिंग में दो या दो से अधिक फसलें एक साथ एक ही मौसम में या एक ही भूमि पर एक साथ उगाई जाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य फसल की उपज को कम किए बिना साथ ही फसल की उपज को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, एक ही समय में एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक फसलों को ले लेना इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। फसल चक्रण, यह 2, 3 या अधिक वर्षों की अवधि के लिए एक ही भूमि पर एक नियमित अनुक्रम विभिन्न फसलों को उगाने के लिए एक प्रणाली है। यह फसल अनुक्रम का चक्र पूरा होने में 1 वर्ष से अधिक समय लगता है। ठीक है, फसल चक्रण क्या है? फसल को बदल बदल कर बोना है ना, सीजनल वाइज, उसे हम क्या कहेंगे? फसल चक्रण या फसल का बदलाव। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, रेले क्रॉपिंग का उदाहरण दिया गया है। फसल खड़ी है, इसके खड़े रहने पर दूसरी फसल को बो दिया गया है ना, इसे क्या कहेंगे? रिले क्रॉपिंग। एक फसल के खड़े रहने पर दूसरी फसल को बो देना, इसे हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है गाइस, हमारा आज का इकाई 5 कंप्लीट हो गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप फिर से सभी एक यूनिट को एक एक से देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। और गाइस, अपना सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्युशियस क्रॉप कल्टीवेटर के डिस्कस हो गए हैं। इकाई 5 तक, 1 से 5 तक सभी डिस्कस कर लिए गए हैं। अब आपका काम है, आपको क्या है, इनको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। ठीक है ना गाइस, और अच्छे से आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, आपको लिखना सब क्वेश्चन है। ठीक, ओके, थैंक यू, बाय बाय। आपके लिए इतना मैटर बनाया, इसके लिए आप कमेंट में कुछ लिख के मुझे भेजेंगे, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।